खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक। मैं हूँ शहजाद रज़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक किताब रूनुमाई की तकरीब से ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने एक बात बड़ी दिलचस्प कही। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुक्मरान उन्होंने ना सिर्फ करप्शन की बल्कि एक जुल्म और किया। वो जुल्म ये था कि उन्होंने पूरे मुल्क में करप्शन को काबिल कबूल बना दिया और उसकी वजह से करप्शन ऊपर से नीचे तक जिस जिसका हाथ पड़ा उसने करप्शन की और इसकी वजह से हमारा माशरा जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ और मुल्क की मईशत पर भी उसके बड़े नुकसानात हुए। इसके साथ आज वफाकी काबीना का एक अहम इजलास हुआ जिसमें कई बातें हुई। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने ब्रीफ करते हुए मीडिया को बताया कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर, उनका जो बयान उन्होंने भी दिया हाल ही में, वो एक खुशाइंद है कि माजी की तलखियों को दफन करके आगे बातचीत का रास्ता बनाया जाए, आगे बात बढ़ाई जाए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि अपोजिशन को हुकूमत ने बार बार दावत दी कि इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें हमसे और हमारी जो तजावीज़ हैं उसको देखें और अगर आपके पास कोई तजावीज़ हैं वो हुकूमत के साथ शेयर करें। हुकूमत की जो तजावीज़ हैं वो कोई हतमी बात नहीं है। अगर अपोजिशन के पास उनसे कोई अच्छी तजावीज़ हैं या उसमें कोई तरमीम कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें, लेकिन ज़रूरी ये है कि बैठ कर उस पर बात की जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और ये भी कही कि जो आप बातचीत जब करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक माहौल भी साजगार होना चाहिए। वज़ीर आज़म अनकरीब अपोजिशन लीडर को एक ख़त भी लिखने का इरादा रखते हैं कि जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान रिटायर हो रहे हैं उनको उनके बारे में भी मुशावरत की जाएगी, जो कि एक आइनी तकाज़ा है। इसके साथ साथ प्रोग्राम में इसके साथ साथ बात करेंगे एहतसाब पर भी। एहतसाब के अमल पर बहुत बात होती है कि किस तरीके से चल रहा है और अगर हुक्मरान जमात को, हुकूमत को ये यकीन है कि अपोजिशन ने या किसी और ने या हुक्मरान जमात में किसी शख्स ने कोई करप्शन की है, सो उसकी क्या रफ्तार से एहतसाब की जो रफ्तार है उससे वो मुतमईन है या नहीं है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें निसार अहमद चीमा साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका। शेर अली अरबाब साहब PTI के मेंबर कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं CPAC के। शेर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अरबाब साहब आपसे मैं आगाज़ अगर करूँ गुफ्तगू का, ये जो बातचीत की बात की है आज, और लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी उन्होंने करप्शन भी की और करप्शन को काबिल कबूल भी बना दिया। तो एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आपको इस चीज़ का यकीन है कि उन्होंने करप्शन की और वो करप्ट हैं, ठीक है, अदालतें उन्हें सज़ा देंगी, उसके बाद फिर चीज़ वाज़े हो जाएगी, फिर उनसे बातचीत कैसे आगे बढ़ाएंगे? एक करप्ट शख्स के साथ बातचीत का रास्ता कैसे हमवार होगा? अच्छा जी, बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक वो जिनको पब्लिक मैंडेट हासिल है जो पार्लियामेंट के अंदर है, और जिन जिन लोगों के ऊपर ऐसे कोई क्लियर चार्जेस नहीं है, बिकॉज पूरी पार्टी तो करप्ट नहीं होती, इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक। सो इंडिविजुअल्स में जो जो जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और जिनके ऊपर अदालत आगे जाएगी और उनको प्रोसिक्यूट करेंगे, तो ओबियसली वो उनके साथ अलग वो होगा। लेकिन जो जिनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, जो कि पार्टी के सरबराहान हैं, उनके साथ बात हो सकती है और बात होनी भी चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन केसेस तो शहबाज शरीफ साहब पे भी हैं काफ़ी। हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन जब तक उसका कोई वो नहीं होता, तो फिलहाल तो मुलजिम ही है ना, चोर तो नहीं, मुजरिम तो नहीं है ना। ठीक। मुलजिम के साथ बात हो तो सकती है। आसान लफ्ज़ों में कि जैसे अगर नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब सामने हो तो नवाज साहब से बात नहीं हो पाएगी या नहीं हो सकती क्योंकि उनको अदालत ने सजा दी। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें फवाद की, तो उन्होंने कहा है कि जो लोग पार्लियामेंट में हैं उनके साथ हम बात करेंगे, और पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब हैं, और फिलहाल अगर उनके ऊपर केसेस भी हैं, वो मुलजिम हैं, मुजरिम नहीं है, तो उनके साथ बिल्कुल बात हो सकती है। ठीक। लेकिन जो एक फ़िज़ा बनी हुई है, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से हो, बड़ी तल्ख है, जुमलों का तबादला, इस फ़िज़ा के अंदर बातचीत कैसे बढ़ सकती है? देखें, कभी तो स्टार्ट होगा ना। ये फ़िज़ा जो है वो चलते चलते 2 साल गुजर जाएगी। पब्लिक इंटरेस्ट में यही है कि इस फ़िज़ा को और अपने हम तलखियों को एक साथ वो अपनी जगह रखें, लेकिन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ आवाम की इंटरेस्ट के लिए और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, उसको चलाने के लिए बातचीत जो है उसको आगे लेके जाएं। इसमें ईगोज़ को आड़े हाथों नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरी हैं, आप इसको चाहते हैं, और बहुत अगर ज़्यादा। अपोजिशन यही रविश इख्तियार करे रखती है अगले 2 साल भी, तो क्या उसकी मुशावरत के बगैर भी इस्लाहात आप करेंगे? देखें, अगर ऐसे इस्लाहात ना आए जो सबको काबिल कबूल हों, तो वही रिज़ल्ट होगा 2023 में भी कि हर कोई ये इल्ज़ाम लगाएगा कि इलेक्शन शफाफ नहीं है। सो हम जो हैं इलेक्शन कमीशन हुआ या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए, वो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कल को हमें फिर ये भी
इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो है, अभी अपॉर्चुनिटी है, सरकार कह रही है कि आए बात करते हैं, आए इस पे डिस्कशन करते हैं, तो इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन अगर अपोजिशन नहीं मानती तो इस्लाहात तो होनी है और नागुज़ीर है। अगर नहीं मानती तो उसके बाद जो भी इस्लाहात जो है वो आएंगे और जो कौमी असेंबली से पास होंगे, बिकॉज न्यूमेरिकल मेजॉरिटी हमारे पास है, तो फिर ऑब्वियसली मतलब फिर वो शिकवा कोई नहीं कर सकते आपसे कि आपने बार बार मौका दिया। अब उसूली तौर पे देखें, अगर आपके पास आप ऑफर करें एक जमात को या एक पूरी डिस्पेंसेशन को कि आए बैठे बात करें और वो बात ना करें, उसके बाद कानून आगे चला जाए और वो पास हो जाए, तो उसके बाद तो आई डोंट नो कि शिकवे की गुंजाइश बनती है कि नहीं बनती। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना जी, इस्लाहात हो जाएं, सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, जो इल्ज़ामात है अपनी जगह पे, लेकिन इस्लाहात तो कौमी एजेंडा आपके लिए भी उतनी फ़ायदेमंद है जितनी तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए, मैं इस्लाहात की तरफ आने से पहले ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बदकिस्मती की बात है कि मौजूदा हुक्मरानों ने एक वतीरा बना रखा है कि अपनी हर नालायकी, नाअहली और बदनिज़ामी का मलबा पिछली हुकूमतों पे, और चोर डाकू करप्ट ये कह के अब ये चूरन बिकता नहीं है। कौम अब इससे तंग आई हुई है। बात यह है कि अरबाब साहब ने सही कहा कि जब तक किसी के ऊपर साबित नहीं होता, कोई मुल्क की जो कोर्ट ऑफ लॉ जो है, जो वो जब तक वो किसी को वो जो सज़ा नहीं देती, उसको मुजरम नहीं गर्दानती, वो मुलज़म है। तो बात यह है कि ये फ़ैसला हुक्मरानों ने नहीं करना, ये अदालतों ने करना है। दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं यानी मुझे यकीन है कि अरबाब साहब इसका सही जवाब देंगे। क्या अरबाब साहब या इनके वज़ीर-ए-आज़म ये इस बात का ये है कि गारंटी दे सकते हैं कि इनकी सारी कैबिनेट जो है बड़े मासूम लोगों पे मुश्तमिल है, बड़े दयानतदार लोगों पे मुश्तमिल है, उनके ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है, कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, बड़े मासूम हैं, पाक हैं, पवित्र हैं? ऐसी बात नहीं है। ये तो ये खुद जिनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, जब ये इनके साथ आए हैं तो सारे मासूम हो गए हैं। तीसरी जो बात है, देखें, अच्छा, इसमें एक वजाहत साथ साथ कर दें, वो ये कि ये तो सियासतदानों का एक वतीरा है, माजरत के साथ आज की बात नहीं है, ये जब आपकी हुकूमत थी या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब आज तक शिकवा करते हैं कि उन्हें 9 साल 8 साल किस जुर्म में रखा। तो ये तो एक नॉर्म चली आ रही है, पता नहीं कब से, जिसका आगाज़ जो है वो दोनों बड़ी जमातों ही ने किया। शहजाद साहब, हमने तो अपनी गलतियों से सीखा है, सच्ची बात ये है। अच्छा, हम इनसे भी कहते हैं कि इस तरह की गलतियां ना दोहराएं, और कल को ये है कि आपको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये है कि ये आप ये इस तरह की ये हरकतें जो भी करेगा वो जो कोई काबिल तारीफ़ नहीं है ना काबिल तकलीद है। अपनी गलतियों से हमने सीखा है और ये वो गलतियां ना दोहराएं। दूसरी जो आपने इंतखाबी इस्लाहात की बात की है, देखें, गुजारिश ये है कि इंतखाबी इस्लाहात का कोई मुखालिफ नहीं हो सकता। इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि इस मुल्क में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन हो, उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। उसके लिए यह है कि हुकूमत किसी आर्डीनेंस का सहारा लेने की बजाय तजावीज़ लेके पार्लियामेंट में आए, और जो असल जो तरीका है कि पार्लियामेंट में जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो मिल के फ़ैसला करें। लेकिन एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ कवानीन की बात नहीं है, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि कवानीन की बात नहीं है, कवानीन के ऊपर अमल दरामद की बात है। और जिस तरह ये कि वो कई बार मैं ये वो शेर भी दोहरा चुका हूँ कि जिस तरह अलेक्जेंडर पोप ने कहा था कि फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट, वट एवर इज़ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड इज़ बेस्ट। जो सिस्टम जो है ज़्यादा अच्छे तरह से फंक्शन कर सके, डिलीवर कर सके, वही होना चाहिए। लेकिन देखें, 18वीं तरमीम पास हुई, बड़ी उस पर बहुत एक मेमोंथ एक्सरसाइज हुई, लेकिन वो पार्लियामान के अंदर सारी की सारी डिस्कस नहीं हुई ना, उस पर बैकग्राउंड में ब्रीफिंग्स हुई, बातें हुई। एक दिन फ्लोर पे उस पर डिस्कशन नहीं हुई, एक दिन हुई तो नहीं हुई, एक दिन भी नहीं हुई। मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप पार्लियामान पे यकीनन उस पर बहस करें, बात करें, सबको मौका दें, लेकिन उसका जो होमवर्क, ग्राउंड वर्क करना है वो तो कहीं बैठ के आप लोगों ने आपस में करना है। देखिए, गुजारिश ये है कि यानी देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। वो ये है कि अगर ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम में कोई ऐसी बात है, देखिए उसकी स्पिरिट क्या थी। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा मैं, मिसाल दी है सर कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मैंने मिसाल दी को आप एम्पावर करें। नहीं मेरे 18वीं तरमीम के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है मेरी से मिसाल है कि उसके लिए होमवर्क बहुत ज्यादा हुआ। हुकूमत बार बार आपसे कह रही है जी आए इंतखाबी इस्लाहात पर बैठें, बात करें, तो चलें आप कोई अपना गुजारिश की कि वो तजावीज़ लेके आए, पार्लियामेंट के अंदर आए। लेकिन फिर मैं जिस तरह मैंने गुजारिश की कि ये जो अमल दरामद कराने वाले लोग हैं, जब तक वो काबिल एतमाद नहीं होंगे, दयानतदार नहीं होंगे, बासूल नहीं होंगे, इस तरह के मसाइल जो हैं वो बिल्कुल सामने आएंगे। डॉक्टर हुसनैन साहब, अभी बात तो खैर इस पे हो रही है, बातचीत, इंतखाबी इस्लाहात, लेकिन ये कि वो कहते हैं कि जी हम तजावीज़ दें, हम भी तजावीज़ दे रहे हैं, आएँ बैठें, अपोजिशन जो है उसका कुछ समझ नहीं आ रहा। वजह क्या, मतलब कसूरवार आपके ख्याल में कौन है? मैं सिर्फ इसे 4 महीने पीछे चला जाता हूँ। फ्री फेयर एंड जस्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं। एक बात की गई कि EVM के ऊपर लेकर आए,
यानी जो इलेक्शंस को है वो फ्री फेयर एंड जस्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा लिया जाए, क्योंकि इस तरीके से तो मामलात क्लियर नहीं हो रहे और आप लोग जो है वो धांधली का दोनों तरफ से शोर मच जाएगा। और इस तरफ से धांधली रिगिंग वगैरह का तो ये पुराना वतीरा, ये कोई आज का वतीरा तो है नहीं, लेकिन ये मामला चलता रहा। लेकिन अब इसके साथ जोड़ते हुए जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इंतखाबी इस्तिलाहात जो हैं वो सिर्फ ज़रूरी नहीं, इतनी ज़्यादा यानी आप ये नागुज़ीर हो चुकी हैं कि इसके आगे जो है वो एक बहुत बड़ा कोहराम मचने वाला है कि अगर कोई भी नहीं मानेगा, इलेक्शंस नहीं मानेगा, आप ये मान लें कि माइंडसेट चेंज हो चुका है, आवाम चेंज हो चुकी है, स्टैंडर्ड्स चेंज हो चुके हैं। कश्मीर के इलेक्शन ने तब्दीली कर दी, सियालकोट का इलेक्शन आप जो कि हार ही नहीं सकते थे वो आप जो हार गए, और आपके जो ज़मीनी इंतखाबात के अंदर कंप्लीट अपसेट्स नज़र आए। जो चीज़ें नून लीग की हुआ करती थी वो नून लीग की हुआ करती थी, और अब जो पीटीआई तो अब आई, जिसके ऊपर आज ही एक रोनुमाई किताब रोनुमाई में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा कि मैं तो सियासत जानता ही नहीं था, जो ट्रेडिशनल सियासत थी और वो इससे परहेज़ करना चाहते थे, और वो इंटरनेशनल रिलेशंस की बेस के ऊपर, एक पॉलिटिकल बेस के ऊपर, एक जियो स्ट्रेटेजिक बेस के ऊपर जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत के हक में हो। और पाकिस्तान की मईशत पे उन्होंने गौर किया, आपने देखा कि कितने सेगमेंट और कितने सेक्टर्स बढ़े, ऑटोमोबाइल का सेक्टर बढ़ा, आईटी का सेक्टर बढ़ा, हर चीज़ का बढ़ा। अब इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है कि जब ये रूल लिया गया और जब कहा गया कि ईवीएम के ऊपर बात की जाए तो इन्होंने मुस्तरद कर दी। एक भी अपोजिशन पार्टी या नून लीग और पीपल्स पार्टी ये मुत्तफिक नहीं हो सके और ईवीएम को तो मतलब फौरी तौर पे मुस्तरद कर दिया, और उसके बाद जो है वो इंतखाबी इस्तिलाहात के ऊपर अभी तक कोई बात नहीं की। अब जब कोई सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे तो वो कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी नहीं रही, डिक्टेटरशिप हो गई। और इस तरीके से अगर ये बात चलती रही तो आगे कहीं किसी तरह से बात नहीं होगी। ये नून लीग्स के बजाय जो है वो अभी शहबाज लीग्स आई हैं। अच्छा, ये जो शहबाज लीग्स हैं उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई कि उनको जो मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर का ओहदा कहा गया था। उसके बाद जो अभी भी बात आगे चल रही है तो वो इसका मतलब ये है कि मुल्की मुफाद के अंदर नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ी दरार है, और उसके अंदर वो ये है कि अब आपने साफ देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ सदर हैं और जो खाकान अब्बासी साहब हैं वो कम्प्लीटली उसको मुस्तरद करते हैं कि इनका बयान जो है वो दुरुस्ती नहीं है। अच्छा, वो पार्टी छोड़ने को नहीं कह रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का क्लैश आप जिस बुनियाद पर क्लैश ले रहे हैं, आप भारत नवाज मत बने, आप बाकी मामलात में ना बने, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉइंट है इसके, ये तो पार्टी का इंटरनल मैटर है अगर देखा जाए तो, चाहे वो नवाज शरीफ का बयानिया हो या शहबाज का हो या बयानिया। अच्छा, मैं बयानिया पे अर्ज करना चाहता हूँ, बयानिया जो हमने लफ्ज बना दिया उसको मजाक कर दिया। नैरेटिव बिल्डिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। नैरेटिव होता है कि आपके रिफॉर्म्स के ऊपर क्या नैरेटिव है, आपके ऊपर स्ट्रक्चर्स के ऊपर नैरेटिव है, आपने इकोनॉमिक्स के ऊपर जैसे नैरेटिव इसको कहते हैं कि आपने जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स पर आना है। इकोनॉमिक्स पर यानी जैसे सेंट्रल एशियन स्टेट से अब हम रवाबित कायम कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, इसको नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं। जो ये बयानिया है वो वोट को इज्जत दो, कौन से वोट को इज्जत दो, तो ये क्या आप कह रहे हैं कि ये एक इम्प्लोजन का शिकार होने जा रही है? पहले तो ये हम समझ लें कि नून लीग की बात आप कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने जो बात कर दी ये इसको बहुत इंपॉर्टेंस दें। वो ये कह रहे हैं कि वो स्ट्रेट अवे पार्टी के अंदर से वो यानी यूं समझ ले कि ऑड वन आउट हुए, ऑड वन आउट होकर उन्होंने कहा है कि आप मेरी बात गौर से सुने और बेसिकली ये पैगाम है कि आप हम जो है इस पर हम बात करनी चाहिए और पॉजिटिव हालात और पॉजिटिव मामलात और ईवीएम के ऊपर भी बात की। ईवीएम इलेक्शन इस्तिलाहात ये क्यों नहीं चाहते? चल वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। जरा अरबाब साहब के बाद मैं चीमा साहब के पास आता हूँ। अरबाब साहब ये जरा फरमाइएगा कि वजीर आजम जिस तकरीब की ये बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी एक तो करप्शन की और उसको फिर काबिल कबूल बना दिया। आपकी गवर्नमेंट आ गई है, 3 साल हैं, तो इस पे कोई हमें बता सकते हैं कि आपने करप्शन पे किस हद तक काबू पा लिया? मतलब टॉप लीडरशिप अब करप्ट नहीं है या नीचे भी करप्शन ख़त्म हो गई है? थोड़ा सा ज़रा एक आइडिया अगर हमें दे सकें। थोड़ा सा आयरॉनिक है कि, और इसलिए भी आयरॉनिक है कि करप्शन का जो सारी डिस्पेंसेशन है वो नैब के पास है, और नैब जो है वो खुद मुख्तार इदारा है। हम पे इल्ज़ाम तो लगेंगे कि जी ये तो गठजोड़ है ये वो, ठीक, लेकिन नैब का जो कानून था ये इससे हमारी दौर से पिछले दौर में भी जब PMLN का दौर था उसमें भी अपोजिशन पीपल्स पार्टी और हमारी जमात ने ये सजेशंस दी थी कि ये नैब का कानून जो है इसमें तब्दीली आनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो भी मेरे साथी ने कहा, डॉक्टर साहब ने,
अच्छा ये होता है कि आदमी हुकूमत में ही सबक सीख ले बजाय इसके कि हुकूमत के बाद सबक सीख ले। सही। सो हम कोशिश ये कर रहे हैं, और बिकॉज नैब के ऊपर भी हम अब इसको भी कानून को और कंसल्टेशन के साथ अपने अपोजिशन के साथियों के साथ कंसल्टेशन के साथ इसमें भी हम तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये बेसिक चीज़ें हैं। हमने अभी कहा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बेसिक चीज़, बिकॉज इसके ऊपर हमेशा से कोई ऐसा इलेक्शन नहीं गुजरा जिसमें सब ने कहा हो कि जी ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, किसी ना किसी ने उस पर पहली बात। दूसरा, आप नैब का देख लें, नैब से हमारी प्रोग्रेस इम्पीड हुई है और होती रहेगी। सो ये भी शायद एक फर्स्ट है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, नैब के कवानीन में चेंजेस आनी चाहिए। सो ये भी एक पॉजिटिव है, बिकॉज देखें एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अभी 18th अमेंडमेंट की बात की स्पिरिट डेवोल्यूशन थी, बट इट वाज नॉट प्रोविंशियल डेवोल्यूशन, इट वाज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट पे आके हम ज़रा थोड़े से स्लो हो जाते हैं, हम प्रोविंशियल डेवोल्यूशन तक बड़े खुश होते हैं। और 18th अमेंडमेंट में मतलब उसको आप ना इसको आप इस पूरे उसमें बहुत सी चेंजेस थी, बहुत अच्छी चेंजेस भी थी, हम ये नहीं कहते कुछ, बट आई थिंक वो मेरा और ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि 18th अमेंडमेंट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ये जो अमेंडमेंट है ये और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जो आज बात की तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है कि ठीक है, टॉप लीडरशिप अगर आपकी करप्ट नहीं है तो नीचे वाले लोग करप्शन करते हुए 2 दफ़ा सोचेंगे। लेकिन अब शायद आप भी ये कंप्लीट कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि 100% पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो गई है, और उसकी तरफ इशारा था कि जब करप्शन को आपने काबिल कबूल बना दिया सो इट विल टेक टाइम। करप्शन पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ये वाली बात है कि अब कम से कम हम जो है वी आर टेकिंग इट ऑन, और वो वाली बात कि इट इज़ हम जो है कोई एक्सपीडियंसी इसमें नहीं करेंगे, ना ही हम इसमें कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हाँ, ये मैं कंसीड करता हूँ कि इन 3 सालों में इसके ऊपर काम ज़्यादा हो जाना चाहिए था, और अभी तक बाय दिस ईयर वी शुड हैव ब्रॉट दोज रिफॉर्म्स इन नैब लॉज, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी भी 2 साल है, टाइम नहीं गुजरा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है सबके लिए, नैब रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है सबके लिए, FBR के उसके साथ, इससे मुल्क तरक्की करेगा, इससे चीज़ें आगे जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि हमारी अगली हुकूमत भी हो, बट इट्स नॉट रिटन कि हमने कोई वो अवाम की मर्जी, हमारी परफॉर्मेंस से अवाम खुश नहीं होगी, किसी और को पावर में ले आएंगे। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, पहले तो ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब का जो ये बयान है ये पूरी जमात की राय है बशमूल नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा? शायद से बात यह है कि मुझे बड़ा डॉक्टर साहब से बड़ा उसने जन था, टेक्नोक्रेट हैं, और मेरा ख्याल ये था कि बड़ा एक फेयर और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पेश करेंगे, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई कि वो देखें ना, अगर किसी मिनिस्ट्री के एडवाइज़र हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जो है एक रूलिंग पार्टी के वो एक पॉलिटिकल एक एहलकार बन जाएं। वो जो कभी बयानियों को बुरा भला कह रहे हैं, कभी ये कि भारत नवाज एक उसको बयान में नहीं कह रहे हैं स्टैंड, यानी वो काम जो PTI का सेन एलिमेंट भी नहीं करते। बयानिए की एसेंस कोई PTI के जो सेन एलिमेंट्स हैं वो भी कभी भारत नवाज इस तरह के ये गलत बातें नहीं करते, इल्ज़ामात नहीं लगाते। ये तो बड़े अफसोस की बात है। बात यह है कि काश के वो अपने यानी टेक्निकली और प्रोफेशनली वो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पेश करते। अच्छा, वैसे और इस तरह मैं एक बात करना चाहूंगा, मैं जब आपकी बारी आई तो बात मुकम्मल, एक मैं बात कहूं, एक बात जी एक गुजारिश मैं करूं आपकी, ठीक है भारत नवाज नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक साहब हैं अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और वो जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के बारे में वो आपने भी सुनी होगी, और यकीनन गुस्सा भी आया होगा आप पे। जब आपके पार्टी रहनुमा उनसे मुलाकात करेंगे तो फिर इस किस्म की बातें सुनने को मिलेंगी। मुझे ये फरमाएं कि 22 करोड़ आवाम में से वाहिद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे जो मोदी की फतह के ख्वाहिशमंद थे। मैं कहूँ कि वो जो है भारत नवाज हैं। क्या ये है कि ये कुलभूषण जाधव को गैर मामूली मुराद देने के लिए, गैर मामूली कानून साजी करने के लिए पार्लिमानी रवायात, पार्लिमानी कवायद ज़ाबित को बालाए ताक रख दिया गया। मैं कहूँ कि ये बिल्कुल ये भारत के एजेंट है। क्या ये केस आपका ये एक्सप्लेन बात है, गुजारिश है बात पे ये जो ना मुल्क दुश्मन, चलें ये हो गया, ये गलत तरीका है। दूसरी बात के पास जरा वो जो बात देखें कि जो शहबाज साहब ने बात की है, देखें बात ये है शहबाज साहब पार्टी की मुतफिका राय है। शहबाज साहब ने जो कहा है कि माजी को दफन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जी। गुजारिश ये है कि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। चलें आज के बाद ये इसको देखें, आज के बाद इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी,
आइन की बालादस्ती होगी और आवाम की राय को का एहतराम किया जाएगा। नहीं, जो सवाल उठ रहा है चीमा साहब, वोट को इज्जत दो का मतलब ही है कि आवाम की राय का एहतराम किया जाए। सवाल जो उठ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बात तो कर दी, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं या उनकी साहबजादी हैं वो इस बयानिया न कहें, वो शहबाज शरीफ साहब की बात की या मौक़िफ़ की वो तायद नहीं करते। ये सवाल देखें, गुजारिश ये है कि किसी को समझ आए या ना आए, डॉक्टर साहब को समझ आए या ना आए, हमें पता है कि बयानिया एक है। बयानिया क्या है, मकसद क्या है, मंजिल क्या है कि मुल्क में, जिस तरह मैंने कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए, वोट को इज्जत दो का मतलब भी ये है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आवाम की राय का एहतराम किया जाए। ये बयानिया ये बात गलत है कि शहबाज शरीफ साहब देख सुन लेना, देखिए नवाज शरीफ साहब तसादुम पर यकीन रखते हैं, बात गलत है। कोई तसादुम नहीं चाहता। अच्छा। नवाज शरीफ साहब भी बार बार कहते हैं कि जो फौज है हमारा महबूब इदारा है, हमारे वो जो देखें जो कुर्बानियां दे रहे हैं, सरहदों पे कुर्बानियां दे रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रहे हैं, वो हमारे हीरो हैं। लेकिन देखिए अगर उनको फौज उनका महबूब इदारा है, उनको यकीन है, गुजारिश सुनने तो वो नाम ले लेकर के और इदारों पर उनको यकीन है, अदालतों पर उनको यकीन है, तो हम उम्मीद करेंगे कि वापस आ जाए। फिर नहीं, देखें गुजारिश ये है कि जो जिस तरह आप कहते हैं ना कि इख्तलाफ राय घर में एक हिकमत अमली के हवाले से मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, दाना इख्तलाफ राय होता है, लेकिन जो मंजिल है, जो मकसद है, उस हवाले से, बयानिए के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। और वो मैं फिर दोहराता हूँ कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को लेकिन इख्तलाफ है क्या उसी इख्तलाफ राय के तहत मिफ्ता इस्माइल साहब और मोहम्मद जुबैर साहब को नोटिस भेजा गया? नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखें। ठीक, डॉक्टर साहब, अच्छा एक डायरेक्शनल बात करना चाहता हूँ कि इसमें बिल्कुल ये न्यूट्रल समझे। एक तो बात ये है कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उन्होंने इदारों के नाम लेकर नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स को टारगेट करके बात की। उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन का जो स्टेटस था वही उसी तरीके से उसी डायरेक्शन और उन्हीं लाइंस के ऊपर पार्टी की क़यादत संभालने की बात की। वो जो आगे वाले मामलात थे उसके अंदर देखें शहबाज शरीफ ने बड़ी समझदारी के साथ ये बात की और फवाद चौधरी साहब ने उसको एक्नॉलेज करते हुए और पूरी हुकूमत ने एक्नॉलेज किया, बल्कि अपोजिशन भी इसको करेगी। लेकिन उन्हीं के कुछ लोग जो यानी बड़ी क्लियर धड़ाबाजी नज़र आना शुरू हो गई। अच्छा, मुल्की मफाद के लिए ये बेहतर नहीं है, इन्होंने सही फरमाया कि मुल्की मफाद के लिए वो बेहतर है कि पॉजिटिव लाइंस ली जाएं। तो उस वक्त तक अभी तक इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर क्यों नहीं बैठा गया, इदारों को टारगेट क्यों किया गया? अगर हमें इतने परसेंट यानी कोई बैक दे, अब वो कौन सी बैक है? अगर आपने जो परफॉर्मेंस करनी थी वो दिखा देते। फिर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर मैं बात कर दूं, यानी हमारी मईशत जो है वो उसके बगैर चल ही नहीं सकती जब तक हम कोई ना कोई लाइजॉनिंग और लिंक्स जो हैं उनको काटे ना। अभी अफगानिस्तान के मैटर के अंदर सबसे ज्यादा रास्ते जो दिए गए, अभी जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप देखेंगे कि किस हुकूमत ने किस तरह से। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, आज काबीना को एयर अलायंसेस यानी एयर प्रोटोकॉल्स तोड़ करके जब वो तशरीफ लाए थे मोदी साहब, तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त कौन सा सिस्टम था, आप उसको प्रोटोकॉल्स के तहत जो है वो और तरीके से लाया जा सकता है। वो भी पूछ लेते हैं, लेकिन एक बात ये, आज काबीना को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी एक बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसका जिक्र फवाद चौधरी साहब ने भी किया। इशारिया मुस्बत है कि नहीं है? इशारिया मुस्बत की बात आप ये देखें कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि एक बड़ी लंबी बहस छिड़ गई थी और डिबेट छिड़ गई थी। आप ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स से लेके, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लेके, वर्ल्ड बैंक से लेके, IMF की रिपोर्ट तक सब ने कहा कि ये 3.9 है और वी आर हेडिंग टू 4.8 जो ग्रोथ रेट है। अच्छा, उसके अंदर आपके जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तकरीबन 76.7% जो है वो ग्रोथ आपको दे रही है, जो तारीख में कभी नहीं हुआ था। पिछले दिनों आपने ये देखा होगा कि अभी जो इसकी जो फाइनेंस बिल पास हुआ है, इसके अंदर कंप्लीटली आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दी गई है, आपको जीरो रेटिंग दी गई है और जीरो रेटिंग के साथ आपके एक्सपोर्ट्स के चैनल्स बढ़ गए हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के अंदर IT की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता जा रहा है और वो सवात, मैंगोरा और वो ऐसी जगह जिसको निगलेक्ट किया गया था, यानी स्ट्रक्चरल काम शुरू हो चुका है। अच्छा, अब इस चीज और तीसरी अहम बात जो मैं इसी के अंदर ऐड करना चाहता हूं, डिजिटाइजेशन रिफॉर्म्स की बात तो पहले कभी किसी हुकूमत में नहीं की। मैं तो बहुत ही न्यूट्रल बात कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर आपके आते हैं और वो कहते हैं मैं सियासत नहीं जानता, मैं जोड़ तोड़ का फन नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि पॉजिटिविटी क्या होती है और जो जहां पर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जरूरत थी पाकिस्तान को, वहां पर की जाएगी। इससे पहले कितने सख्त, यानी जो आप ये देखें एक पूरा डायरेक्शनल शिफ्ट आ रहा है, एक डायनामिक शिफ्ट आ रहा है, उसमें ये देखें कि आप अमेरिका के सामने जो है वो एब्सोल्यूट नो कह रहे हैं। एब्सोल्यूट नो का मतलब स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है और ये कोई आसान काम नहीं है, इसके बहुत रिपरकशंस आएंगे
और वो अफगानिस्तान के साथ मैटर को सॉल्व करने के लिए ये बहुत पहली हुकूमतों में कर लेना चाहिए। ठीक ठीक। अरबाब साहब, आप सी पैक के मामलात देखते हैं और अभी एक जो खबर चल रही है कि हमारी एकदम से इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और उसकी एक वजह ये भी है कि जो हम मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, जब सी पैक कंप्लीशन की तरफ जाएगा, इकोनॉमिक जोन जो हैं वो इस्टेब्लिश होंगे तो ऑब्वियसली इंपोर्ट और बढ़ेगी। सो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी आपने डिस्कस की कि कैसे इसको बैलेंस करेंगे आप? जी, बेसिकली एक तो मैं जो है पार्लियामानी सेक्रेटरी नहीं हूँ, आई चेयर द पार्लियामेंट्री कमेटी जी। बेसिकली सी पैक के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, एक तो था जो पहली फर्स्ट फेज़ में जो था बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, मोटरवेज वगैरह बनाई गई और पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए और उनकी ज़रूरत थी बिकॉज आपको आपकी डिमांड सप्लाई में फ़र्क था। सो वो फेज़ जो है उसमें काफ़ी काम हुआ। अब जो फेज़ है वो दैट वाज मोर और लेस द हार्डवेयर प्री रिक्विजिट्स जो थी। अब जो है अब है सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि आपकी 3 प्रायोरिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो तेज़ी से आगे जा रही हैं। आपका रशकई जो है उसने तो एक कॉन्ट्रैक्ट ले भी लिया है तकरीबन 50 मिलियन का, विच इज़ गोइंग टू गो इनटू अबाउट 300 मिलियन। उसके बाद आप जो धाबे जी है उस जिस तरीके से वो डिज़ाइन हो रहा है और जिस तरीके से वो जा रहा है, इट्स ऑल्सो एक्सट्रीमली एम्बिशियस एंड वेल डिज़ाइंड। इसमें यह है कि इन चीज़ों में बिकॉज हमारी कमेटी का भी है, वी डोंट, इसमें हम पार्टी लाइन से ऊपर वो करते हैं, वो ये कार्ड और वो कार्ड वो हम नहीं करते हैं। फैसलाबाद उसके बाद फैसलाबाद नहीं प्लीज़। सो बेसिकली उसके बाद फेडमिक है। फेडमिक जो है वो भी तकरीबन उसका DA जो है वो साइन होने को है, लेकिन वहाँ पे भी काम हो रहा है। बेसिक चीज़ ये है कि ये तीनों जो हैं ये, और इसमें ट्रेडिशनली जो इश्यूज होते थे इंफ्रास्ट्रक्चर के होते थे, बिजली, पावर और गैस। सो हमने कमेटी में इसको बड़ा टारगेट किया कि बिजली की तरसील और गैस की तरसील में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सो ये अगर कामयाब हो जाते हैं ठीक, तो दीज आर मॉडल्स विच कैन बी रेप्लिकेटेड एल्सवेयर। एक बोस्तान में भी है, वो थोड़ा स्लो है बट उसको भी पुश कर रहे हैं। फिर अभी ये है गवादर इज़ इम्पॉर्टेंट। गवादर में जो है उसके अंदर चीज़ें थोड़ी सी पुश करने की ज़रूरत है, बट वो भी गवादर पोर्ट की एक्सपेंशन वगैरह। सो द फ्यूचर इज़ प्रॉमिजिंग। हाँ, मे बी थोड़ा सा मजीद पुश की ज़रूरत है, बट जनरली वी आर इन द राइट डायरेक्शन। ठीक। अच्छा, एक चीज़ जो मैं अभी आपने जिक्र किया बिजली की तरसील का, आज पे बात भी हुई और वफाकी वज़ीर ने अपनी ब्रीफिंग में भी बताया कि इस वक्त हाईएस्ट जो है डिमांड चल रही है इन महीनों में, और हुकूमत जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस की जो कैपेसिटी है उससे बढ़कर जो है बिजली फराम कर रही है, कैपेसिटी नहीं है। तो जो तरसील आप, ठीक है आप बिजली पैदा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब उसको पहुंचाने का जरिया ही नहीं है या उसको ठीक होने की ज़रूरत है, तो फिर इसको कैसे आप मुकम्मल करें? अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, अगर आप PSTP देख लें तो उसमें काफ़ी डिस्कोज जो हैं उनके अंदर आई थिंक इट्स 2 और 3 डिस्कोज जिसके अंदर वहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन एंड ग्रिड तकरीबन 9 और 7 अरब के स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसमें दिए गए हैं, जिससे ट्रांसमिशन लाइंस, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों में इजाफा होगा। दूसरी जो अभी आप ये बात कर रहे हैं, कभी इस तरह होता है, जिस तरह डॉकिंग RLNG की डॉकिंग का एक इशू आया था, गैस फराहम नहीं हो रही थी, इस तरह तो कभी कभी ऐसी इश्यूज आते हैं जो कि थोड़ी ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जिसमें आपकी जो जनरेशन है थोड़ी सी कम हो जाती है, बट स्टिल इवन एट द पीक वी वर एबल टू मैनेज इट। और जितनी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, स्पेशली अगर आप CPEC के अंदर देखें, 3.6 मेगावाट 3600 मेगावाट 3060 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में है। सो हम जनरेशन को भी देख रहे हैं, इसके साथ एक सैप जिसको वो कहते हैं, इसका हम एनर्जी मिक्स भी देख रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। सो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव्स हैं। इंशाल्लाह जो अभी आप ग्रोथ देख रहे हैं, बिकॉज आप अब देखें स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स की अथॉरिटी आ गई है, सो आपकी लार्ज सेल मैन्युफैक्चरिंग इसी पैक से बढ़ जाएगी। इसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आपकी टेक्नोलॉजी IT एक्सपोर्ट मजीद बढ़ेगी। ये जो हो रही है, दिस इज़ इनकरेजिंग, बट दिस इज़ नॉट द एंड, ये दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। ठीक, बिल्कुल। इसको हमने मतलब इस पे हमें ठीक है खुशी करनी चाहिए, बट वी शुड नॉट सेटल फॉर दिस इज जस्ट द स्टार्ट। वेरी राइट। चीमा साहब, इसी पे अगर सवाल करूं कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन का एक इशू है कि बिजली तो है लेकिन उसको पहुंचाने का ज़रिया नहीं है, और आज बात भी ये हुई कि आपने ठीक है कारखाने लगाए, बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जो साथ साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था उस पर कोई तवज्जो नहीं दी हुकूमत ने, जो अब मुसीबत पड़ गई है हमें। देखिए शहजाद साहब, आपका ये PTV जो है एक नेशनल एक चैनल है, और कम से कम इसमें ये तो कल्चर कोई इस यहाँ पे होना चाहिए
कि यहाँ पे लोगों के ऊपर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम नहीं लगने चाहिए। वो उन्होंने ये बहुत नहीं, सुन ले, सुन ले, चीज़ चल रही है सुन तो ले और ना। आपने जवाब नहीं दे नहीं दिया। नहीं, क्या जवाब मैंने दिया, सुन लेना। कितनी बदकिस्मती की बात है कि वो फरमा रहे हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ उसकी मवासलत मियां नवाज शरीफ की साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी वही ये वो जो ले रहे हैं, स्टांस ले रहे हैं, वही डायरेक्शन ले रहे हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है। और इसको आपका चैनल जो है वो ना सिर्फ टॉलरेट करता है बल्कि ये है कि इसको आपको मैं मौका दे रहा हूं कि आप रिस्पॉन्ड मुझे करें। ये बताएं कि वो रिस्पॉन्ड कर नहीं सकते सुन लेना, अब मुझे उतना मौका दें जितना जी, उन्होंने आप टाइम रिस्पॉन्ड करें। बात ये है कि वो अल्ताफ़ हुसैन जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता रहा, वो उसकी मुवासलत मियां नवाज शरीफ के साथ आप साबित कर रहे हैं, जिसने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। जब हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके किए तो मियां नवाज शरीफ ने अमेरिका के सारे प्रेशर के बावजूद, अमेरिका के सारे इंसेंटिव्स लालच के बावजूद 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके इस वतन के पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। क्या ये है कि ये आप अल्ताफ़ हुसैन के साथ बात कर यानी उसे साबित करते हुए, मुमासला साबित करते हुए कुछ भी हमें ख्याल नहीं आता। अच्छा, वैसे इसमें किस तरह की आपका ज़मीर ज़रा भी उसमें खर्च पैदा नहीं होती। नहीं, दूसरी बात एक जो इसमें बात नहीं सब मेरी बात मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप बात कीजिए। क्या ये है कि ये किसको खुश करने के लिए इस तरह का आप करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं? आपकी और डॉक्टर साहब की एक बात तो मेरे ख्याल बड़ी अफसोस की बात है। दोनों आप अल्ताफ़ हुसैन को जो है ना वो नहीं, वो तो मुल्क दुश्मन है, वो तो मुल्क दुश्मन है। और आप ये है कि उसको जो इस वतन का मोहसिन है, जिसने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, उससे आप मिसालें दे रहे हैं। दूसरी बात जो है, देखें वो फरमा रहे हैं कि एक नई डायरेक्शनल चेंज है जी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे तो सियासत का पता नहीं था। हाँ, ये है कि डायरेक्शनल चेंज ये है कि ये है कि हुकूमत में आने के लिए और हुकूमत अपनी बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैन गो टू एनी एक्सटेंट, वो जो है वो सबका तावन हासिल करने के लिए तैयार हैं। चलें, सवाल सुन, माजी में जो एक सवाल सुन लें। एक तो मैंने जो आपसे सवाल किया था उसका जवाब आपने दिया, लेकिन अगला सवाल कि नवाज शरीफ साहब की आप बात करें, आप सुने तसल्ली से कि नवाज शरीफ साहब को राइट और रॉन्ग, ये आपका हक है कि आप उसको सही समझें ना समझें, आप आगे अदालतों में जाएं कि उनको एक अदालत ने सज़ा दी, ये बात एक फैक्ट पे मबनी है, उसको आप फैसले को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन एक अदालत ने सज़ा दी। क्या मुस्लिम लीग नवाज के जो फैसले हैं वो नवाज शरीफ साहब करते हैं या शहबाज शरीफ साहब करते हैं? पहले मैं उसका जवाब दे लूँ जो आपने सज़ा की बात की जी। जिस इदारे ने वो केस बनाए, नैब ने, वो उसके बारे में मुल्क की आला तरीन अदालत ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये वो इदारा है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसने अपना न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी का इमेज जो है बुरी तरह मजरू कर दिया। चलें, अब और दूसरी बात, जिस जज ने सजा दी, वो वीडियो जज जो है, उसके किरदार के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज ये हैं कि ऐसे शर्मनाक किरदार का हामिल था वो शख्स कि हमारे सर भी शर्म से झुक गए। उसकी सजा की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, उसकी क्या कानूनी और अखलाकी हैसियत रह जाती है? उसी जज ने एक केस में बरी भी किया उन्हें। नहीं, क्या मैं उसका जिसने सजा दी है उसकी क्या कानूनी और अखलाकी हैसियत रह जाती है? जिस केस में बरी किया फिर वो भी नहीं, जिसने ये हर एक में सजा देता। चलो अगर वो जज ही ठीक नहीं था तो एक केस में तो बरी भी कर दी। नहीं, क्या वो उसकी मुझे ये बता दें कि उसकी सजा की कानूनी अखलाकी हैसियत है? मैं तो जिसके कानूनदान नहीं हूं, जिसके शर्मनाक किरदार के बारे में सुप्रीम कोर्ट जो है चलें, ये तो बात आपने अपना तहमीद बांध ली, लेकिन बता दें कि जो मुस्लिम लीग नवाज के फैसले हैं वो शहबाज साहब करते हैं या नवाज साहब करते हैं? देखो, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं वो मियां शहबाज शरीफ हैं। फैसले तो इसका मतलब क्लियर डिवाइड आ गई ना? मिलके करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नहीं, बिल्कुल मुशावरत के साथ करते हैं। मियां नवाज शरीफ भी जब करते हैं फैसले और मुशावरत के साथ करते हैं, मियां शहबाज शरीफ भी जब करते हैं मुशावरत के साथ। मतलब उनके पास कोई ओहदा नहीं है लेकिन वो फिर भी नहीं, बिल्कुल हमारे कायद हैं, बिल्कुल हमारे कायद हैं। मियां नवाज शरीफ हमारे कायद हैं। अच्छा, चलें। अच्छा, मेरा एक बुनियादी सा सवाल है कि वो जो चाहते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब ने भी फील किया कि गुफ्तगू होनी चाहिए और हुकूमत ने भी उसको जो है वो खैर मकदम किया कि गुफ्तगू होनी चाहिए। अभी ईवीएम का केस है, वो ईवीएम अभी तक फंसा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर अभी तक डिटेल पे बात नहीं हुई। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर फौरी तौर पर बैठना होगा। बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त थी। अभी इन्होंने फरमाया कि अगर ये चीज़ें अगर डिले हो गई तो उसके बाद इलेक्शंस वगैरह आपको 2023 में भी यही रिजल्ट्स नज़र आएंगे और हम लड़ते हुए नज़र आएंगे। हमें लड़ना नहीं है और हमें तेज़ी से अब जो है वो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहिए और हमें पाकिस्तान की मईशत को देखना चाहिए और मईशत पहला टारगेट होना चाहिए।
अच्छा, पूरी दुनिया इस टाइम पे मईशत में देख रही है। आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन से एग्जांपल देख लें आप, पाकिस्तान, सारी दुनिया की आप देख लें, वो बड़ी बड़ी फ्रांस और जर्मनी आपस में कभी बैठ ही नहीं सकते थे, लेकिन वो जब मईशत की बात आई और जब गुर्बत, अफलास और कहत पड़ने लगा तो सब इकट्ठे बराबर हो गए। आज पाकिस्तान के पास सी पैक है। और आप, अच्छा, इससे पहले मैं ये गुफ्तगू के ऊपर करना चाहूँगा कि हमारे मोअज़्ज़ज़ ने ये कहा कि मैं इसके ऊपर कुछ सियासी गुफ्तगू कर रहा हूँ। सियासत जो है वो मईशत से ज़्यादा जुदा नहीं हो सकती। उसमें सिंपल ये बात यह है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के अंदर मुझे शहबाज शरीफ के आज के पॉइंट बता दीजिए, उसके अंदर तो वो क्लियर कट कह रहे हैं कि ये मामलात हुए थे, ये डायरेक्शन हुए। और ये बड़ी अपोजिंग बात है कि इस टाइम पर जो मईशत के ऊपर जो बेहतरी होनी चाहिए थी, शहबाज शरीफ इस हक में है कि इदारों के ऊपर जितने रिफॉर्म्स होने चाहिए वो इस तरफ हो। तो इसका मतलब है एक तरफ वो उनका एक डायरेक्शन उस तरफ है, एक सदर साहब जो हैं वो अलग हैं और बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। तो कुछ लोग वो चाहते हैं कि जो आराम से रिलैक्स फ्लेक्सिबल मॉडल हो, कि हर तरफ से करप्शन भी हो, पैसा भी हो, खाना भी हो, पीना भी हो। और कुछ जो है वो जो डायरेक्शन देखें। आप शहबाज शरीफ के बारे में बड़ी मशहूर बात है कि वो ब्यूरोक्रेटिक फैसले बड़े अच्छे करते हैं, डायरेक्शनल फैसले ठीक करते हैं, और कुछ चीजें उन्होंने ठीक की। तो मुझे ये बताइए कि पंजाब अगर बेहतर हुआ तो पूरे पाकिस्तान के अरबाब साहब दूसरी साथ में मैं वापस आता हूँ, अगली दफा आपको मौका देता हूँ। अरबाब साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि एक मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन की बात कर लें, नून की बात नहीं करते, उसमें एक ग्रुप है जो इस्लाहात का भी कायल है, बात भी करना चाहता है, लेकिन उससे एक ज़्यादा ताकतवर ग्रुप या अपोजिशन के अंदर एक तबका है जो इन चीज़ों को नहीं मानता, जो तसादुम पे बिलीव करते हैं। और आज इशारा भी दिया वफाकी वज़ीर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जैसे नवाज़ शरीफ साहब हैं, मरीम साहिबा हैं या फजल रहमान साहब हैं, ये पार्लियामान का हिस्सा इस वक्त नहीं है, तो ये शायद नहीं चाहते ये सिस्टम चलता रहे। तो आपको इस किस्म की रेजिस्टेंस आ रही है बातचीत में किसी किस्म की? देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि टाइम हमारे पास कम है, और अगर हम एज अ पार्टी इंटरेक्शन करेंगे तो पार्लिमानी पार्टी इंटरेक्शन करेगी और अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी से करेंगी। सो ऑब्वियसली और बेसिकली हर पार्टी लाइन जो होती है वो तो लीडरशिप देती है। सो हम उम्मीद करते हैं थोड़ी बहुत शुरू में शायद सेटबैक्स हुए हैं, लेकिन हमें आई थिंक होप लूज़ नहीं करना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि बेटर सेंस विल प्रीवेल अक्रॉस द लाइंस। और ये दो जो बड़े अहम इश्यूज़ हैं, एक आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और एक आपके रिफॉर्म्स इन नैब, ये जो हैं ये जल्द से जल्द इसके ऊपर काम हो जाएगा, इस पे एग्रीमेंट आ जाएगा, कंसल्टेशन आ जाएगी, और हम इंशाल्लाह इनको कलेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे। पार्लियामान के अंदर ले आएं। ऑब्वियसली अगर रिफॉर्म्स नहीं, रिफॉर्म्स तो पार्लियामान के अंदर ही आएगी ना, पार्लियामान के बाहर तो नहीं होगी, बिकॉज वो तो फ्लोर पे डिबेट करें, फ्लोर पे बहस करें। देखिए, फ्लोर के ऊपर बेसिकली आप डिबेट आप उसके ऊपर एक पॉलिसी देते हैं। मेन काम जो होता है ना, दी स्टैंडिंग कमिटीज, जो कमिटीज है ना, दिस इज वेयर द पार्लियामेंट वर्क्स। आपकी जो फ्लोर है उसमें थोड़ी बहुत गैलरीज भी होती हैं, हम ज़रा जज्बाती हो जाते हैं समटाइम्स, सम ऑफ अस प्ले टू द गैलरी। एक्चुअल जो काम होता है वो कमिटीज़ में होता है और वहाँ पे कंसल्टेशन होती है, और हुई भी है। मैं जब लॉ एंड जस्टिस कमेटी का मेंबर था उस वक्त ड्राफ्ट डिस्कस हुए हैं नैब के, एंड आई एम श्योर कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ड्राफ्ट भी डिस्कस हुए होंगे। उसके बाद मैं कुछ अरसे से उसका मेंबर नहीं हूँ। सो बट वही वाली बात है कि जितना हम पार्लियामान के अंदर, और पार्टी लाइन तो ज़रूरी नहीं कि कोई मेंबर जो है वो पार्लियामेंट, कोई लीडर किसी पार्टी का पार्लियामेंट में ना हो, पार्टी लाइन तो दे सकते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, आप समझते हैं कि ये मामला अगर ऐसे पेंडिंग रहे तो अगले इंतखाबात फिर मुतनाज़ा करार दे दिए जाएंगे, जो भी हारेगा उसकी तरफ से? जी, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि जो इंतखाबात कराने वाले हैं इस मुल्क में, जो जिनके पास ताकत है, वो जो है उनका रोल इस तरह का होना चाहिए जिसका तयन आईन पाकिस्तान ने कर रखा है। और वो उनका देखें, जब तक ये जिस तरह मैंने कहा, कवानीन की बात नहीं है, कवानीन पे अमल दरामद कराने वाले जब तक काबिल एतमाद नहीं होंगे, बासूल और दयानतदार नहीं होंगे, पूरी कौम को उन पर एतमाद नहीं होगा, ये सारे जो हैं गिले शिकवे होते रहेंगे। अच्छा, एक बात सवाल करूँ आपसे जी, वो ये कि अभी पिछले गुज़िश्ता 1-2 साल में पैदर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाई इलेक्शन हारी है, उस पर अपोजिशन ने किसी किस्म का नहीं का कोई धांधली हुई या कुछ हुआ। और अब सियालकोट का इलेक्शन एक अहम इलेक्शन था, बड़ी पुरानी सीट थी आपकी जो सूबाई असेंबली की, वो हार गए, उस पर फिर एक अजीब किस्म की डिबेट या इस तरह की बातें आ रही हैं। समझ जाने वाली बात नहीं है कि अब हुकूमत जब सिटिंग गवर्नमेंट हार रही है बाई इलेक्शन। देखें, हर इलेक्शन के ऊपर, हर इलेक्शन में इन्होंने कोशिश की धांधली की। मैं अपने देखें, मेरा वज़ीराबाद का हल्का है, वहाँ भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ
और वहाँ भी पूरी भरपूर कोशिश हुई। हमारे लोगों ने अगर जिनके जाली वोटों के थैले भी पकड़े और भी बेशुमार किस्म के वो जो धांधली के इनके रोके। यहाँ भी ये है कि देखें अपनी मर्जी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगवाना, अच्छा, एक बात उनके ज़रिए उनके एहलकार जो हैं वो उनके ज़रिए जाली आप वोट तो 3 दफ़ा हुकूमत नहीं, में सुन रह ले। चुके हैं ना, नहीं, 3 सुन ले, दफ़ा लेकिन- हुकूमत में नहीं, रह चुके हैं आप, नहीं, तो नहीं, आपको लेकिन- पता है अगर सिटिंग गवर्नमेंट और अगर उसके पास ताकत भी हो, वो चाहे इलेक्शन रिक करना है या जीतना है, तो उसे कोई रोक सकता है? नहीं, हमने जिस हद तक कोशिश की रोकने की, लेकिन यहाँ ये बावजूद उसके बकौल आप लोगों के उन्होंने धांधली की जीत गए और वो जो है 5-6 बाई इलेक्शन हार गए। पहले मैनेज करते रहे। देखें बात यह है कि पहले भी ये सियालकोट वाला इलेक्शन जो है सिर्फ इलेक्शन वाले दिन नहीं, इससे पहले भी ये मुसलसल मैनेज करते रहे। पूरी सरकार की मशीनरी जो है इस्तेमाल हुई, अपनी मर्जी के प्रिजाइडिंग अफसर लगवाए गए, डेवलपमेंट के बेशुमार काम उधर ये है कि गैर कानूनी तौर पे शुरू करवाए गए। और फिर ये है कि देखें पिछले इलेक्शन कैसे हार गए? नहीं, वहाँ भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ कामयाबी नहीं हो सकी इनको। इलेक्शन कमीशन तो है ना डॉक्टर साहब। नहीं देखें बात ये, वहाँ कामयाबी नहीं हो सकी। ठीक, लेकिन जो एक तो आप इसमें इनके साथ इलेक्शन कमीशन को भी कसूरवार- एक मैं आपको बात बता, नहीं इलेक्शन कमीशन में तो हम पिछले इलेक्शनों में भी हम शिकायतें करते रहे हैं। देखें कुछ की सुनवाई हुई, कुछ की नहीं हुई। चलें, देखें लेकिन एक बात जो आपने सवाल किया था ना, चूंकि बार बार आपने पूछा कि कौन फैसले करता है, देखें मियाँ शहबाज शरीफ जो सदर हैं हमारे, वो भी अगर फैसला करेंगे तो उसकी अप्रूवल अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ से लेंगे। तो यानी कि फैसले नवाज शरीफ मियाँ साहब नवाज शरीफ जो है वो उनका ज़ाहिर है कि वो कायद हैं, तो फिर हम भूल जाएं कि कोई मफाहमत हो सकती है। हतमी फैसला उनका है। मियाँ शहबाज शरीफ भी जब फैसले करते हैं तो अब उसकी अप्रूवल जो है मंजूरी मियाँ नवाज शरीफ से लेते हैं, वो उनके भी कायद है। अच्छा, यानी शहबाज शरीफ अपने तौर पे कोई फैसला नहीं कर सकते। उनका कसूर ही ये है, जो वो आजमाइशों से गुजर रहे हैं, उनका कसूर ही है कि उन्होंने अपने भाई के खिलाफ बगावत नहीं की। यानी कि शहबाज शरीफ साहब अपने ओन पे अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं कर सकते। नहीं, अपनी वो राय देते हैं, देते हैं, हमेशा देते हैं, लेकिन ये है कि फाइनल फैसला जो है वो जो उसकी मंजूरी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ। बावजूद इसके कि वो पार्टी में उनका कोई ओहदा नहीं। नहीं, कायद है हमारे, का क्या मतलब है, वो हमारे कायद है। चलें डॉक्टर साहब, अच्छा, मैं तो यही पूछना चाहता था कि अभी तक जो एक डिस्कशन हुई कि सारी की सारी इलेक्शन रेग भी हुए, सब चीज़ें हैं, फेयर है, जस्ट है, इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन ईवीएम पे अभी भी इनकी तरफ से कोई राय नहीं आई। तो मैं चाहता हूँ कि ईवीएम के ऊपर बताएं कि ईवीएम पे बता दें लास्ट 2 मिनट्स में, फिर वो चाहते हैं कि मैं ईवीएम की देखिए तरफ बात आए, ये है, ईवीएम पे और देखिए, डिजिटाइजेशन की तरफ आएंगे तो हमारे जो है वो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके बारे में बता दूं वाज़े तौर पे कि देखें जब तक ये जो शकूक व शुबात ये दूर नहीं किए जाते, लोगों पे ऊपर उस मशीनरी के ऊपर अमल दरामद कराने वाले लोगों के ऊपर एतमाद नहीं होता। ये है कि मुझे ये बताइए तो कैसे क्या होंगे उसमें प्रोग्रामिंग के जो कैसे अथॉरिटी होंगे? जिनके पास है, मेरी आप बात बैठ सुन के लें। बात करेंगे तो दूर होंगे। ये देखें ना, ईवीएम में प्रोग्रामिंग के ऊपर जिनका कंट्रोल है उसके ऊपर वो जिस तरह की चाहे प्रोग्रामिंग उसमें इंस्टॉल सर कर ऐसे लें। ऐसे खैर मतलब नहीं, दुनिया भर बात- में इलेक्शंस हो रहे हैं, ये बात नहीं है। मेरी दुनिया भर गुजारिश में हो सुन रहे लें। हैं तो क्या ये कि शकूक व वो शुबात- सबसे ज्यादा काबिल एतमाद समझे जाते हैं। शकूक व शुबात दूर तभी होंगे जब आप बैठ के उनसे बात करेंगे। लास्ट कमेंट सर आपका, अरबाब साहब। देखें वही वाली बात, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन कमीशन इम्पार्शल होगा, तो फिर हम इल्ज़ामात किसी पे नहीं लगा सकते। इंडिया में भी तो इलेक्शंस होते हैं, भारत में हम अक्सर हम ये पड़ोसी मुल्क कहते हैं, वहाँ पे भी होते हैं, वहाँ तो इस तरह की बिकॉज देव इम्पार्ट इलेक्शन कमीशन, वाई नॉट, हमें क्या यहाँ पे हमें क्या कोई कमी रह गई है कि हम ना करें। अभी भी जिस तरह हमने कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसमें हमारे इलेक्शन कमीशन के फैसलों पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, बट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, उसने जो फैसला करेगी हम मानेंगे। अच्छा, वैसे चीमा साहब एक बात बड़ी हैरत अंगेज़ भी और खुशाइन भी है कि नॉर्मली सिटिंग गवर्नमेंट जो है ना वो इन किस्म के रिफॉर्म्स की बात नहीं करती, माजी में हमने नहीं देखा। तो एक हुकूमत कर रही है तो मेरे ख्याल में इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बात ख़त्म हुआ, अगली दफ़ा कभी आपको जहमत दे के फिर इस पर तफसील से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अरबाब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसनैन साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।